वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे ईओ और आरओ के लिए ज्योग्राफी की। देखिए, ईओ और आरओ में ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हम ये बात सभी जानते ही हैं। तो इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको आज इस वीडियो में मैंने सम्मिलित किया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। कहने का मतलब राजस्थान का जो क्षेत्रफल है इनमें से कौन से देशों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर है वो 4 नंबर होगा। चौथा जो ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा कि 1 और 4। इसका अर्थ ये हुआ कि नॉर्वे और पोलैंड का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। देखिए साथियों, राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड और जापान के बराबर है, लगभग बराबर हम कह सकते हैं। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, मैंने 4 नाम बताए हैं, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे और जापान। इन देशों के क्षेत्रफल के बराबर है, जबकि ब्रिटेन से 2 गुना है, श्रीलंका से 7 गुना है और इजराइल से 17 गुना अपना राजस्थान है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न साथियों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। साथियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा जो आंसर है वो सही नहीं है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सही नहीं है ऐसा पूछा गया इसमें। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर है। तो ये सही है या गलत है। साथियों, ये जो कथन है पहला वो एकदम सही है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। तो ये कथन सत्य है, अपना उत्तर ये नहीं है। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है कि राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है, रोम्बस की आकृति है राजस्थान की, ये भी कथन सत्य है। तीसरा जो इसका पार्ट है वो ये है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई 1070 किलोमीटर और 4850 किलोमीटर है। तो साथियों, ये भी एकदम सही है, क्योंकि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर है और राज्यों से मिलती जुलती लगती जो सीमा है वो 4850 किलोमीटर है। अब हम पढ़ते हैं चौथा ऑप्शन। इसमें लिखा है राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। तो साथियों, ये जो कथन है वो सही नहीं है। 10.41% के बराबर है, भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की गई है, तो ये कथन सत्य नहीं है। अब साथियों, हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा जो प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है, किस के साथ जो है वो सबसे लंबी सीमा लगती है, ये प्रश्न हमें बताना है। ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, ये एसआई के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो साथियों, राजस्थान की सबसे लंबी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश से जो लगने वाली सीमा है वो सबसे लंबी है। साथियों, राजस्थान की जो सीमा है जो मध्य प्रदेश से लगती है उसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। याद रखेंगे सभी साथी। ठीक है, राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ जो लगने वाले ज़िले हैं वो 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी सीमाएं मध्य प्रदेश से लगती हैं। ठीक है, और इसमें झालावाड़ के साथ सर्वाधिक सीमा जो है वो लगती है
और इसकी लंबाई 520 किलोमीटर है। और सबसे कम लगती है भीलवाड़ा के साथ। भीलवाड़ा के साथ जो लंबाई है वो केवल 16 किलोमीटर लगती है। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर साथियों। चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न ये है कि राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार कितना है। देखिए, राजस्थान की कुल ग्लोबीय जो स्थिति है 7 डिग्री 9 मिनट, अक्षांशीय विस्तार इसका जो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है। और इसका 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार है, जो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो साथियों, अपना जो इसका ऑप्शन है 2 नंबर 8 डिग्री 47 मिनट से 7 डिग्री 9 मिनट, ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 5वें प्रश्न की ओर। 5वां जो प्रश्न है वो साथियों आपके सामने स्क्रीन पर 5वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान के जिस ज़िले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि 21 जून को सूर्य की किरणें जिस ज़िले में सीधी पड़ती है उस ज़िले को बांसवाड़ा कहते हैं। ये बी जो ऑप्शन है वो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों। 21 जून को बांसवाड़ा ज़िले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है साथियों। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के जो साथी इस वीडियो में बने हुए हैं वो निश्चित रूप से जानते ही हैं बेटा। ठीक है। और इस प्रश्न का जो आंसर है साथियों, शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे व पक्के कुओं का निर्माण जल प्राप्ति हेतु किया जाता है। कच्चे कुएं भी बनाए जाते हैं, पक्के कुएं भी बनाए जाते हैं। ठीक है। और शेखावाटी में भी अलग अलग क्षेत्रों में उन कुओं को कई जगह पर जोहड़ कहा जाता है तो कई जगह पर नाड़ा भी कहा जाता है। साथियों, प्रश्न में नाड़ा जो शब्द है, नाड़ा भी कहते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे, नाड़ा भी कहा जाता है, परंतु इस प्रश्न में नाड़ा ऑप्शन नहीं है और ऑप्शन है जोहड़। तो अपना जो आंसर है वो होगा ए। अब हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न जो है आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बरखान, और कई जगह इसको बरकान भी लिखते हैं साथियों। स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंध है। इसका जो संबंध है बरखान या बरकान का, वो किससे संबंध है ये हमें बताना है साथियों। इसका जो संबंध है वो मरुस्थलीय प्रदेश से है। मरुस्थलीय प्रदेश में बरखान आकृति के जो रेतीले टिल्ले हैं वो पाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा मरुस्थलीय प्रदेश, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आपके सामने है। लूणी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है। लूणी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। शेखावाटी, गोंडवाना, मावली और गोडवाड़। देखिए, पश्चिम मरुस्थल के इस प्रदेश को, लूणी बेसिन जो है वो पश्चिमी मरुस्थल का प्रदेश है। इस प्रदेश में लूणी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो बहती है। पाली, सिरोही, जोधपुर, जालौर आदि जो ज़िले हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं। लूणी बेसिन में सबसे अधिक विस्तृत मैदानी भाग समतल प्राचीन कांपीय मैदान का है। ठीक है। जो संपूर्ण बेसिन का 47.51% भाग को घेरता है। कांपीय मैदान लूणी बेसिन का भाग है। लूणी नदी का पानी बालोतरा तक पहाड़ी अपवाह तंत्र के कारण मीठा एवं उसके बाद नमक युक्त चट्टानों, नमक के कणों युक्त एवं मरुस्थलीय प्रदेश के अपवाह के तंत्र के कारण खारा पाया जाता है। लूणी का जो पानी है साथियों वो बालोतरा की पहाड़ियों तक तो मीठा होता है और उसके बाद खारा हो जाता है। और इस क्षेत्र को, ये जो लूणी बेसिन वाला क्षेत्र है, इसको गोंडवाना क्षेत्र भी कहते हैं साथियों।
ध्यान रखेंगे सभी साथी, लूणी क्षेत्र को गोंडवाना क्षेत्र भी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न की ओर। राजस्थान में खेरवाड़ा, खेड़ ब्रह्मा, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? खेड़ ब्रह्मा जो गुजरात सीमा पर है वहाँ से अरावली की लंबाई पूछी है खेतड़ी तक। ठीक है साथियों, राज्य में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी जो कि झुंझुनू जिले में है और खेड़ ब्रह्मा जो है वो सिरोही में है। ठीक है, ये यहाँ से झुंझुनू से सिरोही तक 13 ज़िले हैं जहाँ पर अरावली का विस्तार है। ये ज़िले उदयपुर हैं, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकर, पाली, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर और प्रतापगढ़ में फैली हुई है। इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई अरावली की साथियों 692 किलोमीटर है। कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें से जो 550 किलोमीटर है वो राजस्थान में है। अरावली की कुल लंबाई 692 है और इसका 550 किलोमीटर हिस्सा जो है वो राजस्थान में है। ठीक है साथियों, तो राजस्थान की में इसकी लंबाई पूछी है तो इसका जो अपना आंसर है वो हो जाएगा 550 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस ज़िले में है? साथियों, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो सिरोही में है, तो इस प्रश्न का अपना जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। ठीक है, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो सिरोही ज़िले में है। अब हम इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान रखेंगे कि मिनिमम जो ऊंचाई है वो जयपुर में है साथियों। अरावली की मिनिमम जो ऊंचाई है वो जयपुर ज़िले में है। अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार वाला ज़िला उदयपुर है साथियों। सर्वाधिक विस्तार कौन से ज़िले में है? अरावली का उदयपुर में है। और न्यूनतम विस्तार, अधिकतम तो उदयपुर में है और न्यूनतम जो विस्तार है साथियों वो अजमेर में है, ध्यान रखेंगे। ये था अपना 10वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? 56 का जो मैदान है वो कौन सी नदी के बेसिन में है? साथियों, 56 का मैदान जो है वो माही बेसिन में आता है। ठीक है, तो इसका जो अपना आंसर है वो सी हो जाएगा। सी अपना आंसर हो जाएगा, माही बेसिन। ठीक है साथियों, माही बेसिन जिसे 56 का मैदान ठीक कहते हैं, इसको वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। 56 का मैदान कह दो या वागड़ क्षेत्र कह दो। ठीक है, माही की जो सहायक नदियां हैं वो इस मैदान को सींचती है। ठीक है, और ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ज़िले के उत्तरी भाग व उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। मतलब ये 4 ज़िलों में फैला हुआ मान सकते हैं हम। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और उदयपुर, इन 4 ज़िलों में इसका फैलाव हम मान सकते हैं। 56 का मैदान या इसको माही बेसिन भी कहते हैं, वागड़ क्षेत्र भी इसको साथियों कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न की ओर। घग्गर का मैदान साथियों, घग्गर का मैदान, ये प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। पटवार के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है ये, और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में भी इसको पूछा गया है। घग्गर का जो मैदान है साथियों वो गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले में आता है। गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर का मैदान आता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सिरोही ज़िले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरोही ज़िले में जो पहाड़ियाँ हैं, उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में वहाँ के जो लोग हैं वो भाकर नाम से जानते हैं साथियों। सिरोही ज़िले में जो
तीव्र ढाल युक्त पहाड़ियाँ हैं उनको भाकर वहाँ की स्थानीय भाषा में कहा जाता है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, मावट क्या है साथियों? मावट तो भली भांति सभी साथी इससे परिचित होंगे। ये जो प्रश्न है मावट क्या है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो साथियों मावट क्या होती है? मावट का मतलब है राजस्थान में जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, ठीक है, सर्दियों के मौसम में जो बारिश राजस्थान में होती है उसको मावट कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। लू शब्द से क्या तात्पर्य है? साथियों मई का महीना चल रहा है, अब इससे आगे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि लू किसे कहते हैं, लू का अर्थ क्या है। साथियों लू क्या होती है कि धूल भरी और शुष्क गर्म जो हवाएं होती है वो लू होती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। धूल भरी और शुष्क हवाएं काफ़ी गर्म होती है, गर्मियों में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को लू नाम से जाना जाता है। साथियों मई जून महीने में सूर्य की जो तेज़ किरणें हैं वो राज्य के भूभाग में वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनी धाराओं को उत्पन्न करती है और ये जो संवहनी धाराएं हैं वो लू नाम से जानी जाती है। और कुछ जगह वायु के भंवर उत्पन्न हो जाते हैं साथियों, और वायु के जो भंवर उत्पन्न होते हैं वहाँ धूल मिट्टी जो होती है वो एक वृत्ताकार पथ में घूमने लग जाती है साथियों, जिसको हम अपनी भाषा में बम्बूड़िया कहते हैं। बम्बूड़ियो आ गयो ऐसा हम बोलते हैं साथियों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? साथियों अर्ध शुष्क मतलब सेमी ड्राई जो है वो कौन सा भाग है? साथियों सेमी ड्राई में अर्ध शुष्क भाग में राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट कुछ ज़िले आते हैं और इनमें से जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू ये ज़िले हैं साथियों। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु भी जिसको कहते हैं उसमें जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू ये ज़िले आते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथियों। 17वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित हैं? झालावाड़ और बांसवाड़ा जलवायु किस जलवायु खंड में स्थित है? साथियों जलवायु के अलग अलग खंड है, हम जानते हैं, जैसे आर्द्र जलवायु है, अर्ध शुष्क है, अति आर्द्र है या उप आर्द्र है। ये जलवायु खंड के अलग अलग भाग हैं, चारों ऑप्शन में दिए हुए हैं। झालावाड़ और बांसवाड़ा जो है वो अति आर्द्र जलवायु खंड में आते हैं क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है। तो झालावाड़ और बांसवाड़ा का जो जलवायु खंड है वो अति आर्द्र होगा। ठीक है, अब हम देखिए अति आर्द्र में जो ज़्यादा है वो झालावाड़ होगा। साथियों झालावाड़ जो है वो ज़्यादा अति आर्द्र में आता है और वहाँ पर जो वनस्पति होती है वो सवाना तुल्य उनको कहा जाता है। सवाना अति आर्द्र जलवायु प्रखंड में जो वनस्पति होती है उसको सवाना कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18वां जो प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम का अर्थ क्या है साथियों? जो साथी गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले से संबंध रखते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सेम जो है वो परिस्थिति में एक परिवर्तन है साथियों। परिस्थितिकी में जो इकोसिस्टम है उसमें एक चेंज को हम सेम कहते हैं। धरातलीय भाग पर जल प्लावन मतलब जल भराव, धरातल पर जल भरने लगता है, ज़मीन के अंदर का जो जल है वो ऊपर आ जाता है, इससे वहाँ पर एक दलदल उत्पन्न हो जाता है और इससे जो अपनी खेती बाड़ी है वो प्रभावित होती है और इस समस्या को सेम कहा जाता है। हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो सेम समस्या का एक प्रकार से गढ़ है।
ठीक है। और इस समस्या का जो कारण है वो इंदिरा गांधी नहर ही है एक प्रकार से, ठीक है, क्योंकि यहाँ के अंदर की जो ज़मीन के अंदर की जो चट्टानें हैं वो कठोर है, जिससे पानी नीचे की बजाय किनारों की ओर फैलता है। जल रिसाव से दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है और इसमें केशिका नलियाँ बन जाती है, जिससे पानी जो है वो ऊपर आ जाता है। गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले साथियों इससे अत्यधिक प्रभावी रहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न साथियों, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी, जिसको प्लूरोसिस ग्रस्त पट्टी कहा जाता है, वो कहाँ पर है? राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी साथियों नागौर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है। कुब्बड़ पट्टी जो है वो नागौर अजमेर ज़िले में आती है, ठीक है। नागौर और अजमेर ज़िले की जो बांका पट्टी है, जिसको कुब्बड़ पट्टी कहते हैं, बांका भी कह सकते हैं साथियों, और कुब्बड़ पट्टी भी इसको कहते हैं, बांका नाम भी याद रखना है, ठीक है। पट्टी के लोग फ्लोराइड और खारा पानी पीने के कारण फ्लोरोसिस रोग की चपेट में होते हैं, क्योंकि वहाँ के पानी में अत्यधिक मात्रा में फ्लोराइड होता है और वहाँ के जो लोग हैं वो फ्लोरोसिस रोग का शिकार हो जाते हैं। फ्लोरोसिस रोग से लोग जो शिकार जो होते हैं उनकी कमर कुछ झुक जाती है, वो टेढ़े हो जाते हैं, बांके हो जाते हैं। इस कारण यह जो इलाका है वो कुब्बड़ पट्टी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, 20वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है उदयपुर चित्तौड़ लाल काली मिट्टी, ठीक है साथियों। ये तो ऑप्शन सही है, क्योंकि उदयपुर और चित्तौड़ में जो मिट्टी होती है वो लाल काली होती है, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन है अलवर जयपुर दोमट मिट्टी, अलवर और जयपुर में दोमट मिट्टी होती है साथियों, ये भी सही है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी, ये ऑप्शन गलत है साथियों, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि हनुमानगढ़ और गंगानगर जो क्षेत्र है वहाँ पर बालू मिट्टी पाई जाती है, इसमें भूरी लिखा हुआ है। इस क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो बालू होती है, और कोटा झालावाड़ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी होती है, ये ऑप्शन भी सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 21वें प्रश्न की ओर। राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा है? साथियों राजस्थान का जो दक्षिणी दिशा है उसमें प्रवेश करने वाला जो नदी युग्म है वो माही और चंबल है साथियों। माही और चंबल जो नदी है वो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है। बनास कांतली एवं लूनी नदियों का उद्गम राजस्थान के क्रमशः राजसमंद सीकर और अजमेर ज़िले में होता है। साथियों बनास का जो उद्गम है वो राजस्थान के राजसमंद में होता है, कांतली का जो उद्गम है वो सीकर में होता है, लूनी का जो उद्गम है वो अजमेर ज़िले में होता है, जबकि माही और चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी स्थित राज्य में होता है। माही और चंबल जो है वो उनका उद्गम स्थान जो है वो मध्य प्रदेश है साथियों, और राजस्थान के दक्षिणी दिशा में इसको स्थित है, ये हम जानते ही हैं। अब हम साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। नदी और सहायक नदी को सुमेलित करना है साथियों, कि चंबल की सहायक नदी कौन सी है, बनास की, लूनी की और माही की। साथियों इसमें जो ऑप्शन देखिए, चंबल जो है वो किसकी, चंबल की सहायक नदी कौन सी है साथियों? चंबल की सहायक नदी, साथियों चंबल की जो सहायक नदी है वो पार्वती है। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती। चंबल की सहायक नदी पार्वती है साथियों। बनास की जो सहायक नदी है वो खारी या बेड़च, ये बनास की सहायक नदियां हैं। लूनी की जो सहायक नदी है वो सूगड़ी या जवाई है साथियों, सूगड़ी या जवाई, और माही की सोम जाखम है। तो इसमें जो अपना ऑप्शन है साथियों वो ए सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे साथियों, चंबल की सहायक नदी पार्वती है और
बनास की सहायक नदी खारी बेडच है, लूनी की सूकड़ी जवाई है, माही की जो सहायक नदी है वो सोम जाखम है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 23वें प्रश्न की ओर साथियों। 23वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती है? मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती है? साथियों, मांडल के निकट त्रिवेणी पर जो है बेडच, बनास, मेनाल, बेडच, बनास और मेनाल नदियाँ मिलती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। साथियों, बनास, मेनाल और बेडच, बनास, मेनाल और बेडच, मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा, साथियों ध्यान रखेंगे मांडलगढ़ कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा ज़िले में आता है। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ नदियां हैं साथियों जो ध्यान रखना है। इसी प्रकार के प्रश्न और भी बन सकते हैं, जैसे माही, जाखम और सोम। माही, जाखम और सोम जो है बेणेश्वर में मिलती है साथियों, बेणेश्वर, और बेणेश्वर डूंगरपुर में है साथियों, ध्यान रखेंगे। बेणेश्वर जो है डूंगरपुर में है, बेणेश्वर धाम। इसी प्रकार बनास, चंबल, सीप, बनास, चंबल और सीप जो है रामेश्वर घाट में मिलती हैं साथियों। बनास, चंबल और सीप याद रखेंगे साथियों, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में मिलती है। इसी प्रकार बनास, डाई, खारी, बनास, डाई और खारी राजमहल जो कि टोंक ज़िले में है वहाँ पर मिलती है। और बांडी, मास, बनास, बांडी, मास, बनास, देवधाम, जोधपुरिया जो कि टोंक ज़िले में है वहाँ पर मिलती है साथियों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 24वें प्रश्न की ओर। साथियों, 24वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं? साथियों, ये सभी लूनी की सहायक नदियाँ हैं, सीधा सा इसका आंसर है। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी ये सभी जो है लूनी की सहायक नदियां हैं। लूनी की जो सहायक नदियां हैं साथियों वो अरावली की पहाड़ियों से निकलकर लूनी नदी में मिलती है। ठीक है, और इसमें लीलड़ी है सबसे पहले मिलती है साथियों। लीलड़ी जो नदी है वो सबसे पहले मिलती है, 1 नंबर पर जो मिलने वाली नदी है वो लीलड़ी है। ठीक है, गुइया, बांडी, जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी और सागी, ये सागी जो नदी है साथियों, सागी जो है वो सबसे अंत में मिलती है। लूनी के अंदर मिलने वाली जो नदियां हैं उसमें लीलड़ी सबसे पहले मिलती है और सागी जो है वो सबसे अंत में मिलती है साथियों। अब हम बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न 25वें प्रश्न की ओर। साथियों, सोम नदी कहाँ से निकलती है? साथियों, सोम नदी जो है वो उदयपुर ज़िले से निकलती है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें उदयपुर तो ऑप्शन है ही नहीं। उदयपुर में भी बिछामेड़ा, उदयपुर में एक जगह है बिछामेड़ा जहाँ से सोम नदी निकलती है साथियों। बिछामेड़ा उदयपुर ज़िले में है और ये यहाँ से सोम नदी निकलती है। यहाँ से निकलकर बेणेश्वर के समीप ये सोम नदी माही में मिल जाती है साथियों, माही नदी में, बेणेश्वर के नज़दीक। ठीक है, और सोम नदी की जो सहायक नदियां हैं वो गोमती और जाखम है साथियों। गोमती और जाखम इसकी सहायक नदियां हैं। तो साथियों, ईओ और आरओ के एग्ज़ाम के लिए ये 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया था। आई होप आप इस वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी कड़ी में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत